आज जो हमें चर्चा करनी है वो किस पे करनी है? मोल कॉन्सेप्ट। दिख रहा है आपको मोल कॉन्सेप्ट ऊपर? अब मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है, तो इसको बड़ा बच्चे लोग समझते हैं बहुत डिफिकल्ट है सर, ऐसा है वैसा है, परेशानी है इसमें, ऐसा नहीं आ रहा वैसा नहीं आ रहा। तो इसको बड़े आसान शब्दों में आसानी से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। एक मिनट। अब क्लियर है बेटा? देखिए, मोल कॉन्सेप्ट को समझना है, सबसे पहले आपके पास सभी के पास नोट्स होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सभी के पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स अपने पास रेडी कर लें। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है उस पर आज चर्चा करनी है। फॉर्मूला यूनिट मास तक हम लोग पढ़ चुके थे। फॉर्मूला यूनिट मास में बेसिकली आपको मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास तो आपको याद ही करने पड़ते हैं, एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास होते हैं बेटा, जैसे एटॉमिक नंबर होता है वैसे ही एटॉमिक मास होता है, वो आपने याद कर रखे होंगे। मैंने बोला एटलीस्ट 20 तक आपको याद होने चाहिए। अब इसमें आगे की कहानी ये रहती है कि मोल एक यूनिट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे बोला कि भैया जाओ बाजार से 2 दर्जन केले खरीद के ले आओ। घर में किसी ने बोला कि जाओ 2 दर्जन केले खरीद लाओ। अब आप गए बाजार में खरीदने के लिए केले। आपने पूछा भैया दर्जन के केले कितने भाव में दे रहे हो, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो आपने कहा 2 दर्जन केले चाहिए, तो 2 दर्जन केले के लिए आप गए, तो उसने आपको कितने केले दिए 2 दर्जन में? 24। मतलब कि 24 बनानास आप बाय करके ले आए। यानी कि 1 दर्जन यानी कि 1 डजन की अगर मैं बात करता हूं, 1 डजन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो 1 डजन में कितने वो रहते हैं आर्टिकल्स, आइटम्स, कुछ भी आप कह लो। तो 1 डजन में 12 आइटम्स आते हैं। यानी कोई भी आइटम आप खरीदने जाओगे तो कितने आइटम्स आएंगे? 12 आइटम्स। अब 12 आइटम्स खरीदे। अगर आपसे बोला कि 2 डजन बनानास खरीदने हैं, तो 2 डजन बनानास में आप क्या करोगे? 24 बनानास लेकर आओगे। कितने बनानास ले आओगे भैया? 24 बनानास। तो इसमें ये 24 क्या बताता है? इन बनानास की काउंटिंग को बताता है। इन बनानास की क्या बता रहा है बेटा? काउंटिंग को बताता है। यहीं पर अगर मैं बोलूं ये 2 डजन क्या बताता है तो 2 डजन जो है वो एक मेजरमेंट बताता है, यानी कि एक यूनिट को बताता है। तो इससे ये पता चला कि डजन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स को मेजर करने का एक सिस्टम है, एक यूनिट है। यानी कि शॉर्ट में हम उसको मेजर कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। किसमें? डजन में मेजर कर सकते हैं। तो डजन में जब आप मेजर करोगे तो क्या होगा बेटा? 1 डजन में 12 आइटम्स आते हैं, तो 2 डजन में 24 बनानास यानी कि 24 आइटम्स आ जाएंगे। तो डजन से मुझे पता चला कि डजन एक यूनिट है जिससे हम नंबर ऑफ आइटम्स को थोड़ा आसानी से मेजर कर सकते हैं कि भाई इतने आइटम्स को काउंट करने से अच्छा हमने डजन में बोल दिया। बिल्कुल इसी तरह से बाकी बहुत सारी ऐसी यूनिट्स बनी हैं जिन्हें मेजरमेंट यूनिट, मेजरिंग यूनिट कहते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि 1 kg क्या है, तो अगर कोई चीज 1 kg में आपको मेजर करनी है तो 1 kg किसी भी चीज का क्या बताता है बेटा? मास बताता है। बताता है कि नहीं बताता? केजी में हम मास निकालते हैं ना, है ना? तो इस तरह से ये मास की यूनिट हो गई। ऐसे ही बहुत अलग अलग यूनिट्स होती हैं। हाइट को मेजर करना है उसकी यूनिट अलग है, वेट को मेजर करना है उसकी यूनिट अलग है, हर चीज की यूनिट होती है। उसी तरीके से जो मोल है वो भी एक यूनिट है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या किसी भी सब्सटेंस को काउंट करने के, काउंटिंग ऑफ सब्सटेंस को बताता है। अब अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि काउंट करना है आपको एटम्स को, कि भैया कितने एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट करोगे। अब उनकी काउंटिंग 2 तरीके से हो सकती है। एक
वो नंबर ऑफ एटम्स यानी कि उन कितने पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उन सबको आप मेजर कर सकते हो। तो हम उनको मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज करते हैं मोल। तो हमने 1 मोल बोला कि भाई 1 मोल हाइड्रोजन एटम, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि हाइड्रोजन एटम हमारे पास 1 मोल है, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम हमारे पास है, यानी कि हमने ये बताया कि हाइड्रोजन एटम हमारे पास कितने हैं, 1 मोल हैं। अब 1 मोल होता क्या है, तो 1 मोल का मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मैंने बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब मेरे पास में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने बोला 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि मेरे पास वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वाटर के हैं मेरे पास। तो इसका मतलब यह होता है बेटा कि हम मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स या एटम्स का कोई अमाउंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स का कोई अमाउंट, नंबर ऑफ आयंस, इनकी काउंटिंग बता सकते हैं। वैसे काउंट करने में बहुत बड़ा फिगर आ सकता है, उस फिगर को आसान बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए ही बेटा हम ये करते हैं, छोटा बनाने के लिए ही तो हम करते हैं। क्या करते हैं, छोटा बनाने के लिए ही हम इसको तो छोटा बनाने के लिए हम इसको करते हैं। तो इसी तरीके से बाकी जैसे हमने यूनिट्स देखी, बिल्कुल उसी प्रकार से मोल हमने एक यूनिट बना ली कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत सारे अगर हैं तो उनको हम मोल में थोड़ा आसानी से क्या बता सकते हैं, उनकी काउंटिंग बता सकते हैं आसानी से। तो उस काउंटिंग में भी एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, यानी कि मैंने बोला कि अगर मैं 1 मोल एटम ले रहा हूं, 1 मोल एटम, अब इस 1 मोल एटम का मतलब क्या हुआ, तो 1 मोल एटम्स का मतलब हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, या 22 आपको मिलता है। 6.022 भी आप देखोगे कई बार बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, 6.023 ये स्टैंडर्ड है, आपको इसे ही मान के चलना है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। कुछ बुक्स में 6.022 भी लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अब इतने एटम्स हो गए, 1 मोल एटम्स का मतलब हो गया इतने एटम्स, यानी कि अब मैं इसको बार बार ना लिखते हुए शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, 1 मोल एटम बोल सकता हूं। मैंने बोला कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम बताओ, तो ऑक्सीजन के 1 मोल एटम कितने हो गए, इतने ऑक्सीजन एटम्स, हम लिख देंगे इतने ऑक्सीजन एटम्स। मैंने बोला कि भैया ऐसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बताओ, तो 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें यह पता चला कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ये आपको याद रखना है, एवोगैड्रो नंबर इसको कहते हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से आप वेट को मेजर करते हो, जिस तरीके से आप हाइट के लिए कोई यूनिट यूज करते हो, जिस तरीके से आप डजन यूज करते हो, जिस तरीके से आप ग्रॉस यूज करते हो, ग्रॉस इज ऑल्सो अ यूनिट, मालूम होगा आपको, डजन का स्क्वायर 1 ग्रॉस के बराबर होता है, यानी कि 1 ग्रॉस बनानास अगर आपसे बोले लेकर आने हैं तो हो जाएंगे, तो 1 डजन में कितने थे, 12, तो 1 ग्रॉस बनानास या 1 ग्रॉस कोई भी आइटम अगर निकालना है तो 144 आइटम्स होते हैं। 1 ग्रॉस मतलब 144 आइटम्स। अब ये क्या बता रहा है, ये भी तो नंबर ऑफ आइटम्स ही बता रहा है, 1 ग्रॉस में इतने आइटम्स हैं,
ये भी तो एक नंबर ऑफ आइटम ही बता रहा है। इसी तरीके से मोल भी एक यूनिट होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताती है। अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं बेटा? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, काउंटिंग ऑफ आयंस हो सकती हैं। किन्हीं भी पार्टिकल्स को मेजर करना, काउंटिंग करने के लिए मोल जो है हम यूनिट यूज करते हैं। अब इसमें देखिए जरा, नोट्स में देख लीजिए फटाफट से, जल्दी से खोलकर क्या लिखा हुआ है आपके नोट्स में। For counting the articles, the unit dozen or unit gross is commonly used irrespective of their nature. इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ये लिखा है। तो अब वो कह रहे हैं कि उसी तरह से जैसे कि 1 डजन पेंसिल्स का मतलब होता है 12 पेंसिल्स, 1 ग्रॉस बुक्स का मतलब 144 बुक्स होता है। इन अ सिमिलर वे फॉर काउंटिंग ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा, केमिस्ट यूज द यूनिट मोल। तो मेरे को आपसे बोले कि भाई मोल क्या है, तो मोल इज अ यूनिट फॉर काउंटिंग ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। फॉर काउंटिंग ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, तो इनकी काउंटिंग के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं उसे हम मोल कहते हैं। मोल से एक चीज और बताई जा सकती है, यानी कि मोल बाय काउंटिंग, जैसा कि ये बताया कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हो गए। मैंने बोला 1 मोल एटम, तो 6.023 10 टू द पावर 23 एटम्स। मैंने बोला 1 मोल मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मैंने बोला 1 मोल आयन में कितने आयन्स होंगे, आपसे बोला 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन बताओ कि एक मोल में कितने हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, तो आप कहोगे सर 6.023 10 टू द पावर 23 आयंस होंगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? आपसे बोले कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो हम कहेंगे 6.023 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? मैंने बोला 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एक साथ ले रहे हैं, CO2, उसके उसी तो मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप कहेंगे सर 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। यानी कि ये टर्म जो है, जो मोल यूनिट है, इट इज यूजफुल फॉर नॉट ओनली फॉर द एटम्स, इट इज फॉर मॉलिक्यूल्स एज वेल। यानी कोई कॉम्बिनेशन बना है, वो कॉम्बिनेशन अब अपने आप में कंपाउंड है, अपने आप में एक सब्सटेंस है, 4 चीजों से मिलकर कुछ बना, अपने आप में एक सब्सटेंस हो गया, उसका 1 मोल, तो उसी सब्सटेंस के 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स जो भी वो सब्सटेंस है। अब वो अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो उतने एटम्स, वो अगर मॉलिक्यूल है तो उतने मॉलिक्यूल्स, वो अगर आयन है तो उतने आयंस हो जाएंगे। पहले तो इतना आपको समझ में आया या नहीं, लिखना होगा अंडरस्टूड सर, क्योंकि तभी मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक ये मोल था जो मैंने आपको बताया। फिर इसको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो इनफैक्ट 3 तरीके से हम मेजर करते हैं, जैसे कि मोल का मेजरमेंट बाय काउंटिंग, जो कि मैंने बताया 6.0। अगर काउंटिंग की बात करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, इस एवोगैड्रो नंबर को N0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कई जगह आप इसको Na से भी रिप्रेजेंट करता हुआ पाओगे, ऐसे Na एवोगैड्रो नंबर, Na इसका सिंबल होता है एवोगैड्रो नंबर का, नोट कर लेना अगर नोट्स में नहीं हो तो Na से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, N0 से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल हो गया ये। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि क्या है मोल। तो बेसिकली मोल इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट और मेजरिंग द काउंटिंग ऑफ, किसकी काउंटिंग, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, मतलब किसी भी सब्सटेंस की, पार्टिकल्स की काउंटिंग के लिए हम ये यूज करते हैं यूनिट, जिसको हम मोल कहते हैं। अब इसका जो मेजरमेंट ये काउंटिंग के अलावा कैसे होता है, तो काउंटिंग के अलावा मेजरमेंट बाय मास भी होता है। यानी कि 1 मोल किसी का मास निकालना है कि 1 मोल में कितना मास होगा किसी भी चीज का, किसी भी चीज का मतलब किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस का मतलब समझ गए, किसी भी एटम का हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। तो मोल का मेजरमेंट बाय मास कैसे होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है, या ये कह दूं
कि कोई भी पर्टिकुलर मास दिया गया है ग्राम में, उसमें कितने मोल उसके होंगे, तो इसका मतलब मोल इज ऑल्सो या मोल इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मास एज वेल, यानी कि मोल को हम मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमने मोल में देखा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे तो उतने आ जाएंगे, एवोगेड्रो नंबर का मल्टीप्लाई। मैंने आपसे बोला 2 मोल्स चाहिए तो 2 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23। 3 मोल की बात करेंगे तो 3 इंटू एवोगेड्रो नंबर। 4 मोल की बात करेंगे तो 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर किसी के भी। 5 मोल की बात करेंगे तो 5 इंटू एवोगेड्रो नंबर किसी के भी, जिसके पूछ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? काउंटिंग अगर पूछेंगे तो जितने मोल बढ़ते जाएंगे काउंटिंग में, उसमें 6.023 10 टू द पावर 23 में उसका मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने हैं, 1 मोल में कितना तो Na, 2 मोल में कितना 2 इंटू Na, 3 मोल में कितना 3 इंटू Na। ये बात समझ में आ गई होगी। अब वो पार्टिकल कुछ भी दे दें, वो मॉलिक्यूल दे दें, वो आपको एटम दे दें, वो आपको आयन दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बोल रहे हैं कि अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज, द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है ना, उसकी बात चल रही है। द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज किसका, जैसे कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, जैसे कि 12 ग्राम कार्बन का हमने जैसे 12 ग्राम उसका मास होता है ना, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है कि नहीं होता है? तो उसको उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि 1 मोल कार्बन का हो गया। कि 1 मोल कार्बन कितना होगा, तो हम कहेंगे साहब 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 12 होता है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। अब आगे देखिएगा, पहले तो ये ध्यान रखें, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मैं बात कर रहा हूं किसी भी पर्टिकुलर काउंटिंग के हिसाब से, यानी कि अगर आपसे बोल दिया जाए, एक बहुत खास बात और समझ लो, यहां गड़बड़ ना हो जाए। अगर मैंने आपसे बोला कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम, सुनना ध्यान से, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अब बेटा ये बताओ, ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हो गया, O। ऑक्सीजन एटम को हम O लिखते हैं ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हो गया, वही एवोगेड्रो नंबर Na, यानी कि 6.023। वो आप समझ गए, मैं शॉर्ट में Na लिखता जा रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब अगर आपसे बोला कि भाई ये बताओ, ये तो इतने एटम्स हो गए, मतलब इतने एटम्स। अब अगर आपसे बोले कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा, तो 1 मोल O2 का कितना होगा। अब आपने सोचा कि अच्छा 1 मोल ऑक्सीजन O था तो Na आ गया, Na का मतलब 6.023 10 टू द पावर 23। इसकी बात चल रही है, इसी की बात चल रही है। अब अगर आपसे बोला कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब O2 के फॉर्म में है, तो क्या आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें? नहीं, यहां ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो यहां भी 1 मोल में इतना ही होगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, 6.023 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट, यानी O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। अब मैंने बोला कि 1 मोल H2O बताओ, मतलब कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, तो वाटर के मॉलिक्यूल भी इतने ही होंगे ना, 6.023 10 टू द पावर 23। यानी कि वो सब्सटेंस जिस फॉर्म में रहेगा उतने पार्टिकल्स उसके हम उसमें बता देंगे, 6.023 10 टू द पावर 23। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां ऑक्सीजन अकेला एटम के फॉर्म में एक दिख रहा है आपको, तो वो इतने एटम्स हो गए। अगर मैंने O2 बोल दिया तो आप इसको डबल कर दो, डबल नहीं करेंगे यहां पर, ये 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात चल रही है। तो मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन ही, हाँ 2 का मल्टीप्लाई कब करोगे, जब मैं ऑक्सीजन के 2 एटम कह दूं। अब मैंने बोला कि 2 ऑक्सीजन एटम में कितने होगा भैया, तो 2 इंटू 6.023, 2 ऑक्सीजन एटम। मैंने बोला 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो 2 इंटू 6.023, ये चलेगा। मैंने बोला वाटर के 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, कितने वाटर के 2 मॉलिक्यूल जो हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे वाटर के मॉलिक्यूल के, 2 मॉलिक्यूल के, तो फिर वो 2 इंटू इतना आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जिस बेसिक फॉर्म में वो रहेगा, ठीक है कि नहीं,
उसमें फॉर्म में जितना आप मल्टीप्लाई करते जाओगे उतना उतना एवोगैड्रो नंबर में भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ऑक्सीजन का एक एटम लिया है तो इसका मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। मैंने अगर उसके O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में उसको लिया हुआ तो मैं कहूंगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर मैंने कहा कि 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने पार्टिकल्स होंगे ऑक्सीजन के? 2 मोल्स। तो फिर 2 इंटू ओ के फॉर्म में आएगा, यानी कि 2 इंटू 6.023। तो इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो रहेगा पार्टिकल, चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो चाहे वो एटम के फॉर्म में हो, उसमें उस हिसाब से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इतनी बात समझ में आपको आ गई या नहीं आई? पहले तो लिख के बताओ यस सर अंडरस्टूड, वरना बताओ आगे कोई दिक्कत है तो। क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हालांकि आपके टॉपिक का, लेकिन इसमें समस्याएं रहती हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी अभी इसके करने हैं हमको, उसमें दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत बच्चों को, बट नहीं आएंगी अगर आप ध्यान से अच्छे से समझते चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अंडरस्टूड? नो समस्या? आ गई बात समझ में? ठीक है, सबको आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? पहले बताओ, आराम आराम से समझेंगे अपन इसको, मोल को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी अपने को भाई, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि कई बार मॉलिक्यूल के फॉर्म में दे दिया तो आप उसको 2 मत समझ लेना, वो 1 मोल ही रहेगा। ठीक है, चलिए इतना आ गया समझ में। अब क्या है आगे की बात? अब आप फिर नोट्स को देखेंगे, नोट्स को देखते रहना, बीच में नजर मारना जरूरी होता है बेटा, ठीक है कि नहीं? तो नोट्स को आप दोबारा से देख लें, वापस से उस पर आ जाएं, जल्दी से, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आज। तो भैया आगे बढ़ते हुए इसमें बोला है कि मोल्स ऑफ एटम्स, ऐसा कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, देखो आपके नोट्स में भी होगा मोल्स ऑफ एटम्स, उसके ऊपर की बातें तो मैं बता ही दिया। ये देखो Na सिंबल, एवोगैड्रो नंबर लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना। ये ओसवाल्ड ने बताया था 18th सेंचुरी में के आसपास, इसने ये टर्म दिया था मोल। मोल बेसिकली जो लेटिन भाषा का वर्ड है मोल, जिसका मतलब होता है हीप। एक हीप समझते हो ना, हीप और पाइल, लेटिन वर्ड है ये मोल, इसका मतलब हीप होता है। हीप का मतलब होता है ना टीला, जैसे मिट्टी है, बहुत सारा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है एक जगह तो एक टीला टाइप का बन जाता है, उसके अंदर गठरी के अंदर बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स हो गए एक तरह से, तो उसको एक टीला बोल दिया हमने, 1 हीप। तो हमने बोला हीप ऑफ सैंड, यानी मिट्टी का, सैंड का एक टीला, हीप ऑफ सैंड। उसी तरह से वहीं से ये वर्ड निकाला मोल। तो मोल मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स, तो बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप हो गया। मैंने बोला 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो किसी मॉलिक्यूल का एक ग्रुप हो गया, ये मतलब है इसका, वहां से ये वर्ड निकल के आया। आगे जो है इसमें जो आपको बताया जा रहा है वो सुनिएगा ध्यान से। मोल्स ऑफ एटम्स में क्या लिखा है, आराम आराम से समझा रहा हूं, सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, फिर आएंगे न्यूमेरिकल्स पर। 1 मोल एटम्स of any element occupy a mass which is equal to ग्राम एटॉमिक मास। देखिए अब जरा इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मास का समझ लो। देखिए अभी तो मैंने बोला कि अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल में कितने हैं, तो आप बता ही दोगे 6.023 10 टू द पावर 23 के साथ इतने एटम्स होंगे, 1 मोल में साहब इतने किसी के मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल में साहब इतने किसी के जो है आयंस होंगे, कोई भी पार्टिकल का फॉर्म इतना होगा काउंटिंग में अगर हम देख रहे हैं। यानी कि मोल एक ऐसा यूनिट है जिसको अगर मैं काउंटिंग में मेजर करना चाहता हूं तो काउंटिंग से भी कर सकता हूं, लेकिन कई दफा काउंटिंग में मुझे मेजर नहीं करना, बिकॉज अगर मैं मार्केट में कोई चीजें खरीदने जा रहा हूं तो क्या आप हर चीज को नंबर ऑफ आइटम से ही खरीदते हो? आपसे बोला जाए कि साहब मुझे, जैसे बाहर आप खरीदने जा रहे हो, कोई भी दूसरी चीज खरीदने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप केले खरीदने गए तो आपने बोला 1 दर्जन केले दे दो, तो वो दे देगा 12 केले आपको। अगर आप उससे बोलोगे कि एक काम कर भाई मुझे 1 दर्जन धनिया दे दे, तो क्या वो 1 दर्जन धनिया दे देगा आपको? बताओ। आपसे बोला जाए कि भाई मुझे 1 दर्जन आलू दे दे, चलो वो तो समझ में भी आता है, 12 आलू के पीस दिए जा सकते हैं। आपसे बोला जाए कि साहब 1 दर्जन मुझे जो है टमाटर दे दे, तो कोई आइटम्स जरूरी नहीं है कि हम एक ही यूनिट में एक ही तरह से उसको मेजर कर पाए, है ना?
समझ रहे हो मेरी बात को? आप मार्केट में जाके या आप किसी जनरल स्टोर पे जाके अगर आप बोलोगे कि भैया 1 दर्जन हल्दी पाउडर दे दे, तो आपको दे थोड़ी देगा वो 1 दर्जन हल्दी पाउडर कहां से दे देगा वो 1 दर्जन? तो उसको वो किलो में मेजर करेगा या ग्राम में मेजर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है ना कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स को उनकी काउंटिंग में ही मेजर करें हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट में है, अब उस पर्टिकुलर अमाउंट में वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप काउंट करोगे या लोगे तो काउंटिंग बहुत बड़ी भी हो जाएगी। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी उसका नॉलेज का लेवल भी बढ़ता गया, उसमें समझ बढ़ती गई, तो उन्होंने बाद में उन चीजों को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी तरीके से आगे जाकर मोल को इन्होंने मेजरमेंट बाय देयर मास भी लेना शुरू किया। अब ये मास में कैसे मेजर किया जाएगा बहुत जरूरी होता है। तो बेटा मास में जब हम मेजर करते हैं किसी चीज को, तो वही तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और देखो मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, आपको जल्दी समझ में आएगी ये बातें, नोट्स में पढ़ने के अलावा यहां जल्दी समझ में आएंगी, इसलिए ध्यान से देखना। मैंने वो एक जगह लिख दिया एटम्स। देखो बेटा प्यार से समझा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, प्यार से बता रहा हूं बेटा, दिमाग में डाल लेना चीजों को, दिमाग में प्लीज चीजों को डाल लेना। एटम्स लिख दिया, मॉलिक्यूल्स लिख दिया, आयंस लिख दिया। अब अगर आपको इसे मेजर करना है तो मैंने साहब एक जगह लिख दिया यहां 1 मोल। क्या लिख दिया? 1 मोल। अब 1 मोल के अंदर मुझे एटम्स बताने हैं, मॉलिक्यूल्स बताने हैं और आयंस भी बताने हैं। ध्यान से देखिएगा इस बात को, बहुत काम की चीज है ये। अगर 1 मोल में आपसे पूछा जाए कि कितने एटम्स हैं, तो मैंने लिख दिया 6.023 10 टू दी पावर 23 क्या एटम्स। अब वो एटम किसी के भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना? किसी के भी एटम का मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम हो सकते हैं। एलिमेंट तो समझते हो आप लोग, मैंने बोला ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के इतने एटम्स, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के इतने एटम, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन के इतने एटम, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम के इतने एटम, कैल्शियम तो कैल्शियम के इतने एटम, क्लोरीन तो क्लोरीन के इतने एटम, आर्गन तो आर्गन के इतने एटम, नियोन तो नियोन के इतने एटम। इस तरह से मैंने बोला 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप सब समझ गए 6.023 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमने आगे मॉलिक्यूल्स लिखना है। बात को समझना, फॉर्मेशंस हैं ये अलग अलग, लेकिन मोल एक यूनिट है तो वो सबके लिए सेम रहेगी। अब मैंने बोला आयंस की बात करें तो मैंने बोला 6.023 10 टू दी पावर 23 आयंस। अब आयंस किसी के भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस हो सकते हैं, क्लोरीन आयंस हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन हो सकते हैं, कार्बोनेट आयंस हो सकते हैं, फॉस्फेट आयंस हो सकते हैं, सल्फेट आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इतने आयंस हो गए 1 मोल में। अब 1 मोल में ये मेजरमेंट किस चीज को बताता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की काउंटिंग को। किसको बताता है बेटा? काउंटिंग को। यानी अगर आपसे बोले 1 मोल में कितने एटम्स हैं तो इतने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इतने हैं, कितने आयंस हैं इतने हैं। लेकिन जब बात आती है 1 मोल में दूसरे प्रकार के मेजरमेंट की, ये किस तरह का मेजरमेंट हो गया? ये काउंटिंग हो गई। तो क्या दुनिया में सारी चीजें काउंट करके ही अपन मेजर करते हैं? नहीं ना, जहां जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे काउंट करते हैं। हाइट को आप काउंट थोड़ी करते हो, हाइट को आप मेजर करते हो किसी पर्टिकुलर यूनिट में। उसी प्रकार से मोल जो है वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, उसका मेजरमेंट काउंटिंग से भी पॉसिबल है, उसका मेजरमेंट उनके मास से भी पॉसिबल है, उसका मेजरमेंट उसके वॉल्यूम से भी पॉसिबल है। यानी कि 3 तरह से हम किन्हीं तीनों चीज, ये सब्सटेंस को 3 तरीके से मोल में मेजर करते हैं, जिसमें पहला होता है बाय देयर काउंटिंग, दूसरा होता है बाय देयर मास, तीसरा होता है बाय देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम पर न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके सिलेबस पे नहीं है, फिर भी मैं फॉर्मूला बता दूंगा, कैसे करते हैं बता दूंगा। बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं मास के ऊपर। तो जो मास वाला हिस्सा है, पार्ट है, वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो मोल मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूं इस तरीके से आपको समझने को मिलेगा नहीं, इसलिए इसको मिस मत करना। ध्यान से कॉपी पे नोट कर लेना जो जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत काम आएगा। अब बाय देयर मास की जब बात आती है तो एटम्स में मास कैसे देखोगे, मॉलिक्यूल्स में मास कैसे देखोगे, किस तरीके से मास को अपन देखेंगे। तो अब हम, ये तो हो गई बाय देयर काउंटिंग। अब 1 मोल में ही हम बाय देयर मास अगर मेजर करते हैं तो 1 मोल किसी भी एटम का मास,
तो अब 1 मोल एटम का मास कैसे लोगे? तो आप समझो, एटम का मतलब आप जानते हो, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इस तरह से कोई भी एक पार्टिकल जो होता है किसी एलिमेंट का एटॉमिक फॉर्म, उसको हम कहते हैं। अब इसका अगर मास हम कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो मास में 1 मोल में ये कन्वर्जन किस तरीके से हो जाता है? तो जो उसका एटॉमिक मास होता है वो उसको हम उसका ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि किसी एक एटम का जो भी ग्राम एटॉमिक मास होता है वही 1 मोल मास उस एटम का हो जाता है। यानी कि अगर मैंने 1 मोल किसी एक एटम का मास मांगा है तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। यानी कि जो भी इस किसी एक एटम का ग्राम में मास होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं मैंने निकालना सिखाया है। जैसे अब किसी एटम की बात करें, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 1, है ना। अब मान लीजिए कोई हीलियम है, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 4। तो इसका मतलब एक एटम ऑफ हीलियम में कितना मास हो गया? 4 ग्राम। एक हाइड्रोजन का कितना मास हो गया? 1 ग्राम। यही होता है, समझ में आ रहा है। कार्बन है, कार्बन का एक एटम ले लिया, इसका मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो यानी कि 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, उसको हम कह देंगे ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि 12 ग्राम एटॉमिक मास वो हो जाएगा। 1 मिनट बेटा, हेलो बेटा, जल्दी बोलो, क्लास में हूं। कौन से एग्जाम की कह रही हो बेटा? बोर्ड एग्जाम की बात अभी अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में कर लेना। हाँ क्या? हाँ 8 बजे लगा देना। चलिए, तो अब बेटा मैंने आपसे क्या बात कर रहा था? ग्राम में अगर मेजरमेंट, हाँ मास अगर निकालना हो ना, तो अब देखिए, तो अब जो किसी भी एटम की बात करा मैंने, तो किसी एटम का जो भी मास आता है वो ग्राम एटॉमिक मास उसकी 1 मोल यूनिट को बताता है। अब कोई मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, तो उस मॉलिक्यूल का जो मास आएगा उसको हम क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको मैंने कह दिया मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो भी 1 ग्राम मास होगा, कोई मॉलिक्यूल उसका 1 ग्राम मास, मॉलिक्यूल का सॉरी मॉलिक्यूलर मास, जो भी ग्राम में मॉलिक्यूलर मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। मतलब अगर मैंने सपोज कीजिए ले लिया, देखो ऐसे समझो, जैसे मैंने कोई मॉलिक्यूल वाटर का ले लिया। अब वाटर का मॉलिक्यूल H2O होता है, वाटर है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो 2 हो गया हाइड्रोजन का, और ये कितना होता है बेटा जल्दी से? ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल आ जाएगा 18 ग्राम। बोलो आ जाएगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें मोल कितने होंगे? हम कहेंगे 1 मोल। तो 1 मोल जो ऑक्सीजन 1 मोल जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका जो मास 1 मोल है वो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम के बराबर हो जाएगा। और इस मास को हम किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का या किसी आयन का मोलर मास कहते हैं। यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है बेटा? मोलर मास। ये मोलर मास बताता है। तो मोलर मास भी किसका हो जाएगा? अगर किसी एटम की बात कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक मास, 1 ग्राम नहीं, 1। यहां पर एक कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि अच्छा सर 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम। नो नो, मतलब यह होता है किसी एटम का ग्राम में जो भी मास है वो 1 मोल के बराबर। क्लोरीन का बताओ जल्दी से क्या होता है एटॉमिक मास? तो हम क्लोरीन को बोलते हैं ना 35.5 ग्राम एटॉमिक मास, ये क्लोरीन का मास हुआ। तो इसका मतलब 1 मोल में क्लोरीन का मास कितना हो गया? 35.5 ग्राम। तो 1 मोल क्लोरीन के लिए किसके बराबर हो गया? 35.5 के बराबर। मैंने बोला हाइड्रोजन की बात चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एटम का 1 मोल में मास कितना हो गया? तो जो हाइड्रोजन एटम का मास होगा 1 ग्राम, वो हो जाएगा। यानी कि मोल, यहां पर जो 1 मोल है वो किसी भी एटम के लिए उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब कोई एटम के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते चले जाएंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। मतलब मैंने बोला कि एक हाइड्रोजन है,
तो एक हाइड्रोजन एटम का 1 मोल मास क्या होगा? तो एक्चुअली वो हो गया हाइड्रोजन का मोलर मास। हाइड्रोजन का क्या हो गया बेटा? मोलर मास। तो एक हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 1 ग्राम होता है। तो एक हाइड्रोजन एटम का मोलर मास कितना हो गया? 1 ग्राम ही हो गया। मैंने बोला 2 हाइड्रोजन एटम ले लो, अब इसका 1 मोल बताओ कितना होगा? तो 2 हाइड्रोजन एटम का मोलर मास क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास, वही उसका मोलर मास हो जाएगा। यानी कि एक का होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 2 × 1 यानी कि 2 ग्राम। तो 1 मोल में अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूंगा, 2 हाइड्रोजन एटम का अगर बताना है आपको, तो जो भी उसका एटॉमिक मास है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इस तरीके से मोल को हम मास में बताते हैं, जिसको हम मोलर मास कहते हैं। आ गई बात समझ में? अगर मैं CO2 ले रहा हूं, तो CO2 के 1 मोल में मास कितना होगा? तो 1 मोल में, या ये कहूं कि CO2 का 1 मोल ले लिया है साहब, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, बताइए कितना मास होगा? 1 मोल ऑफ CO2 कितना मास होगा? बोलो जल्दी से, ग्राम में निकालेंगे। तो CO2 का मोलर मास आपसे पूछ लिया कि भाई 1 मोल ऑफ CO2 कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब हो गया CO2 का मोलर मास बताना है। CO2 जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का मोलर मास बताना है। तो ये कितने मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, पूरा एक ही है ना ये CO2, तो इसका एक मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके 1 मोल में कितना मास आएगा? तो CO2 का जो मास आएगा वो निकाल लो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है? सब लोग आंसर देंगे तो उतना ग्राम जो हो जाएगा 1 मोल के बराबर हो जाएगा। बोलो जल्दी से कितना आ रहा है? 1 मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से, 1 मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? आंसर ही नहीं दिख रहे हैं मेरे को, बोलो जल्दी, 1 मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? मैं आपसे बोलूं 1 मोल ऑफ CO2 कितना ग्राम? बोलो, रिप्लाई करो जल्दी, कम ऑन, कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ CO2 कितना ग्राम हो जाएगा? जल्दी बताओ, 1 मोल ऑफ CO2 कितना ग्राम हो जाएगा? तो इस मास को हम कहते हैं मोलर मास। 44 कैसे किया? 44 कैसे किया? 44 तो 44 कैसे कर रहे हैं बेटा? तो कार्बन का, एक कार्बन एटम का, बोलो जल्दी से, एटॉमिक मास कितना हो गया? 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। ये मोलर मास निकालना सिखाया था। तो एक CO2 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो आ गया 44 ग्राम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल CO2 में इतने ग्राम CO2 पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम हो जाता है। इसको भी 1 मोल कहेंगे, क्योंकि CO2 का मोलर मास, CO2 एक है तो 1 मोल ऑफ CO2 हो गया। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया? आया ये समझ में कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर कितना ग्राम होगा? 1 मोल ऑफ सल्फर, सल्फर समझते हो ना, सल्फर एटम, तो 1 मोल ऑफ सल्फर एटम कितना होगा? 1 मोल ऑफ सल्फर एटम कितना होगा? तो 1 मोल में कितना सल्फर का मास होगा? बोलो जल्दी से, 1 मोल में कितना सल्फर होगा? 1 मोल में कितना सल्फर मास होगा? 1 मोल में सल्फर का कितना मास होगा? तो 1 मोल में सल्फर का कितना मास होगा? तो हम कह देंगे 32 ग्राम। तो यानी कि 1 मोल सल्फर जो है वो 32 ग्राम के बराबर है। 1 मोल सल्फर जो है वो 32 ग्राम के बराबर है। तो ये इस तरीके से मेजरमेंट हो गया इसके मास का। अब आती है मेजरमेंट बाय वॉल्यूम, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है बेटा, वो मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अभी हमें सीखना है कि बाय काउंटिंग हमने 1 मोल क्या चीज है वो समझा, फिर हमने मेजरमेंट बाय देयर मास समझा। तो अगर किसी एटम की बात चल रही है तो एटॉमिक मास ले लेंगे, उसका ग्राम एटॉमिक मास। अगर उसका मॉलिक्यूल का निकालना है 1 मोल में मास, तो भैया मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। अब आपसे बोले कि भाई सल्फर के दो एटम ले लो, तो सल्फर के 2 एटम का मतलब 1 मोल ऑफ सल्फर में इतना ग्राम,
तो अब आपसे बोले कि 2 मोल और सल्फर कितना होगा, तो जितने मोल बढ़ेंगे उतने सल्फर का मास भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर कितना था, 32 ग्राम। तो बताओ 2 मोल ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 2 मोल ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 32 कर दो बेटा, 64 ग्राम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 44 ग्राम, तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 2 इंटू ये हो जाएगा। यानी कि जिस हिसाब से काउंटिंग में जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे थे, हमने उसमें 6.023 10⁻23 का मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, उसी प्रकार से 1 मोल उसका 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो 2 मोल का मतलब 2 इंटू ग्राम एटॉमिक मास, 3 मोल का मतलब 3 इंटू ग्राम एटॉमिक मास। इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं बच्चों। और यहीं से आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लेते हैं दो तरफ से। कैसे? ये तो एक तरफ से हो गया, अब यहां से हमने क्या पूछा था, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से कहां गए, तो इसी तरीके से बेटा जैसे कि मैंने बता दिया मॉलिक्यूल का इस तरीके से होता है। इसे हम ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल में 1 के हिसाब से आएगा, 2 मोल 2 के हिसाब से हो जाएगा। तो ऐसे करके नंबर ऑफ मोल्स भी निकाले जा सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स के अंदर उसका मास कितना है ये भी निकाला जा सकता है। ठीक है कि नहीं? अब आगे जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि अभी हमने बोला कि 1 मोल ऑफ सल्फर कितना ग्राम होता है, 1 मोल ऑफ सल्फर कितना ग्राम होता है। अब आपसे बोलेंगे कि 16 ग्राम ऑफ सल्फर, 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ले रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 16 ग्राम ऑफ सल्फर ले लिया मैंने। क्या ले लिया बेटा, ध्यान से समझना पहले। 16 ग्राम, 16 ग्राम सल्फर ले लिया, अच्छी बात है। 16 ग्राम सल्फर में कितने मोल होंगे, उल्टा पूछ लिया। 1 मोल ऑफ सल्फर में क्या था, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, 2 मोल ऑफ सल्फर ग्राम एटॉमिक मास 2 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। इस तरह से बढ़ते चले जा रहे थे। अब मान लीजिए मास दे दिया है ग्राम में और आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, उल्टा कर दिया। तो मास इस बार दे दिया सल्फर का 16 ग्राम, आपसे बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, अब यहीं से आप खुद एक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ मोल्स का यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो दिमाग लगा के सोचो। सबसे पहले अभी हमने क्या किया था, हमने देखा था कि 1 मोल में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर होता है जो कि 32 था। तो 1 मोल ऑफ सल्फर था 32 ग्राम, बोलो था कि नहीं। अब ये कितना हो रहा है बेटा, 16 हो रहा है। कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। 16 होने का मतलब ये हो गया कि अब मुझे 32 को आधा करना पड़ेगा तब 16 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ 2 का डिवाइड दे दूं तो 16 आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने, अभी आपको ऐसे करना नहीं है, फॉर्मूले से करना है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला बना कैसे है, सुन लो ध्यान से। 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने मोल है वो बताने जा रहे हैं अपन। तो हमें पता था कि 1 मोल ऑफ सल्फर क्या होता है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर मतलब सल्फर का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 32 ग्राम। अब मुझे चाहिए 16 ग्राम, तो 16 ग्राम मुझे 32 ग्राम में कितना था, 1 मोल। 32 ग्राम में कितना था, 1 मोल। तो मुझे बताओ 16 ग्राम में कितना होगा, 16 ग्राम कैसे निकल के आएगा बताओ। तो 16 ग्राम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 16 ग्राम निकालने के लिए मुझे 2 का डिवाइड देना होगा। इसका मतलब जैसे ही मैं दोनों तरफ 2 का डिवाइड दे दूंगा तो ये 32/2 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मोल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बन जाएगा 0.5 मोल और ये हो जाएगा 16 ग्राम।
तो अगर यहां से मैं इसको समझूं तो मैंने देखा कि 16 ग्राम ऑफ सल्फर में 0.5 मोल होते हैं। 16 ग्राम ऑफ सल्फर में 0.5 मोल होते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि ये 0.5 आया कैसे। ये 0.5 ऐसे आया कि जैसे ही मैं इसको नीचे ले जाऊंगा या इसको नीचे ले जाऊंगा तो एक फॉर्मूला यहां से मैं बना सकता हूं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मैंने दो चीजों को ध्यान में रखा। सुनो ध्यान से, कौन सी चीज ध्यान में रखी? तो मैंने बोला कि मोल या नंबर ऑफ मोल, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल यानी कि मोल आपको निकालना है तो इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो जो गिवन मास है वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मान लीजिए कोई एटम की बात चल रही है तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहां से बन गया। कैसे बन गया देखो जरा, इसको समझो कैसे बन गया। देखो मुझे पूछा था कि 16 ग्राम सल्फर में कितने मोल होते हैं, तो देखो यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है साहब, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सल्फर के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर निकालना है। गिवन मास कितना है? गिवन मास मतलब जो मास दिया गया है जिसमें आपको नंबर ऑफ सल्फर के पूछे हैं, नंबर ऑफ सल्फर पूछे हैं कितने मोल सल्फर के होंगे, वो गिवन मास। तो गिवन मास तो इसका 16 ग्राम होता है, तो 16 ग्राम ले लिया। अब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब वही, अगर सल्फर तो हालांकि एक एटम है तो इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हो। फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर मास आता है क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए काम करेगा मॉलिक्यूलर मास, एटम के लिए काम करेगा एटॉमिक मास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सल्फर है तो हम सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास लेंगे। सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है आप सब जानते हो, 32 होता है। तो ये इसका जनरल जो एटॉमिक मास है वो रख दिया मैंने। अब इसको आप कैंसिल कर दो तो कितना आ गया बेटा 1/2 यानी कि 0.5 मोल। आप देख लो वही आंसर आया है 0.5 मोल्स। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का इन टर्म्स ऑफ मास। तो अगर मास के टर्म्स में आपको निकालने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा, तो इस तरीके से निकाला जाता है। बोलो आ गई बात समझ में? बोलो जल्दी से, आ गई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपको याद करना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अब वो नंबर ऑफ मोल किसका निकाल रहे हैं साहब? एटम का निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हो जाएगा। मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ गए? तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला जरूर दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स का बेसिक फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अब इसमें दो फॉर्मूले बन जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स तो गिवन मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इतना अंतर आ जाता है, ठीक है ना? एटम का निकाल रहे हैं तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली आपको बोला था कि 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने मोल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद कर लो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है बेटा? जो दिया गया है जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, दैट इज 16 ग्राम, 16 रख दिया। मॉलिक्यूलर मास सल्फर का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए 32 होता है, इसको कैंसिल किया 0.5 मोल्स आ गया, खत्म। ये फॉर्मूला था, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो इधर से भी हमारा देखो 0.5 आ रहा था आंसर, लेकिन ये निकालने का तरीका नहीं है, तरीका निकालने का यही है क्योंकि इससे ये फॉर्मूला बना है एक्चुअली। तो अब हम आगे जब करेंगे तो इस फॉर्मूले से ही करेंगे, तो इसलिए इसी को दिमाग में रखिएगा आप लोग कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है। बोलो ठीक है, हो गया क्लियर कृतिका? अब आगे इसमें लिखा है कि 1 mole of atoms of any element occupy a mass which is equal to gram atomic mass of that element। अभी समझाया मैंने। The symbol of an element represents 6.023 into 10⁻23 atoms। इसका मतलब होता है 1 mole of atoms of that element। बता चुका हूं 1 mole of atom जो होंगे उसके अंदर इतने atoms होंगे, वही चीज लिखी हुई है। Symbol N represent 1 mole of nitrogen atoms, 2n represent 2 moles of nitrogen atoms। देख लो ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर 1n है तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं, जितने भी होते हैं उसके अंदर 6.02 10⁻23 वो हो जाएगा। 2n लिखा हुआ है यानी कि 2 नाइट्रोजन एटम्स, 3 मोल लिखा हुआ है यानी कि 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है कि नहीं, वही इसमें मतलब है इसका। आगे दिया हुआ है द टर्म्स
द टर्म्स मोल वाज इंट्रोड्यूस बाय ओसवाल्ड इन 1896। देखो 18 सेंचुरी में कह रहा था, 1896 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बताया जा रहा है इसमें। अच्छा, ये रिप्लाई कुछ बच्चे ही कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड जब मैंने पूछा है तो रिप्लाई कम क्यों मिल रहा है? प्रोग्राम देख, तो आजकल क्या है, ये प्रोग्राम शुरू हो गए हैं घरों में, तो अब बस आज सर हम इधर शादी में उधर शादी में, ये 4 बच्चे तो आज शादियों में ही घूम रहे हैं, प्रोग्राम में ही घूम रहे हैं। अच्छा, अंशुल भतीजा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो भैया? अंशुल तुम्हारा आज रिप्लाई नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। अंशुल पढ़ रहे हो अंशुल? ठीक है, ओके, चलिए। तो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको इसलिए इस तरीके से समझना जरूरी था ये, है ना। तो इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं मास में। अब जो मैं नोट्स में पढ़ता जा रहा हूँ वो सुनते जाएं। न्यूमेरिकल्स अपन अगले क्लास में करेंगे, एक छोटा सा क्लास और इसका लूंगा, फिर ये चैप्टर जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेंगे। तो अब इसमें देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आगे इसमें बोल रहे हैं बेटा कि ये जो मैंने बताई दिया, n का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 2n का मतलब 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ऐसे ही मास में भी बढ़ता चला जाएगा, 1 मोल है तो 1 ग्राम एटॉमिक मास, 2 मोल्स है तो 2 इंटू ग्राम एटॉमिक मास, 3 मोल है तो 3 इंटू ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ गई बात? अब आगे देखें, इसके बाद बोल रहे हैं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जिस तरीके से इन्होंने एटम से बताया वैसे ही मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा। तो देखो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी देखो सेम चीज लिखी होगी, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्यूपाई अ मास विच इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही हो जाएंगे। अगर मास के हिसाब से पूछ रहे हैं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब कोई भी सब्सटेंस का मास जो उस मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वही 1 मोल के बराबर हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन H2O, देखो इसमें भी वही लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल्स वेट इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। यानी कि वाटर H2O का कितना है बेटा मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो भी वाटर का निकला H2O का 18 ग्राम होता है ना, देखो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। यही बताया था मैंने अभी आपको कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है वो हो जाएगा। अगर 2 मोल ऑफ वाटर पूछा जाएगा तो क्या करोगे बताओ जल्दी से, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई सीधा 18 में हो जाएगा 36। 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछे तो सीधा क्या हो जाएगा 3 इंटू 18 हो जाएगा, यानी कि 54 ग्राम। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है कि नहीं, ऑफ दैट कंपाउंड। वही फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यानी फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ किसी भी कंपाउंड का, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं उस कंपाउंड में। जैसे मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे H2O इन्होंने ले लिया है, तो बस H2O का मतलब हो गया कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 वो मॉलिक्यूल। ये मतलब नहीं होता कि 6.023 है, जैसे देखो इसमें साफ साफ बताया है कि इसमें H2O एक पूरा एक कंपाउंड है अपने आप में, तो इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं करोगे, वो पूरा H2O यहाँ पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का लेके चलेंगे। सिंबल H2O रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ वाटर, वो 1 मोर वाटर लिखा हुआ है, उसको मोल कर लेना। आपके में भी शायद मिसप्रिंट है कि नहीं है मिसप्रिंट? हाँ लिखा है ना, देखो H2O रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ वाटर, वो 1 मोर की जगह मोल कर लेना। यानी H2O का मतलब है 1 मोल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल, 2H2O का मतलब है 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें ये मतलब नहीं है 1 मोल के अंदर कि आप सोचोगे हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1 है तो हाइड्रोजन में 2 इंटू 6.023 कर दोगे, नहीं, वो पूरा H2O एक साथ ही लिया जाएगा। यही मैंने बिगनिंग में पढ़ाया था आपको। इसके बाद आगे बोल रहे हैं द सिंबल H2O डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। लो वही चीज दोबारा आ गई, इंस्टेड इट रिप्रेजेंट्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है कि नहीं? अगर अलग अलग करोगे तो इसका मतलब H2 एक नहीं है। अगर H2 अगर हमने कर दिया तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की जगह आप इसको अलग अलग करने के बाद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कहोगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कहोगे, क्योंकि मिलकर पूरा H2O बन रहा है ना। तो H2 नहीं है वहां पे, मेरा मतलब H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन के साथ, वो 2 हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है। तो अलग अलग करोगे तो इस तरीके से करोगे, या फिर क्या कहोगे, सीधा कहोगे कि 1 मोल ऑफ
हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, सीधा। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज मोल। एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉरी इज मोल, ये तो मैं बता ही चुका हूं। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वाला पार्ट अभी हटा दें, ये अभी अपने लेवल पे नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो इसको अपन सीधे फॉर्मूले के टर्म्स में बाद में देखेंगे। लीटर वीटर ये हटा देना बेटा, इतना पोर्शन अभी आप, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। सी वाला जो पार्ट है अभी इसको छोड़ दें, आगे आ जाएं जल्दी से। सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जो रिलेशंस दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं वो देख लें फटाफट से जल्दी से। इसमें लिखा हुआ है एटम्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ग्राम एटॉमिक मास, बता चुका हूं। 1 मोल ऑफ आइटम्स का मतलब कितने एटम, यानी 6.023 10 टू द पावर 23, वहां मिसिंग है, उसको 23 कर लो जल्दी से, मिसप्रिंट लग रहा है वो। 6.023 10 टू द पावर 23 बेटा वो मिसप्रिंट है, उसको लिख लेना वहां पे जल्दी से। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ इतने एटम्स, ये मतलब होता है इसका। फिर एग्जांपल के थ्रू उन्होंने समझाया, देखो 16 ग्राम ऑफ सल्फर एटॉमिक मास, एक सल्फर अगर एटम ले रहे हैं तो 32 यूनिट होता है। 16 ग्राम की बात करेंगे तो 0.5 मोल्स हो जाएंगे। 32 ग्राम की बात करेंगे तो एक मोल ऑफ क्या कहते हैं, मोल ऑफ सल्फर बन जाएगा। वही मैंने 0.5 निकाल के सिखाया था आपको, ये सबको अभी छोड़ दो सॉल्यूशन को, जो मैंने बताया उससे कर लेना, सीधा सीधा फॉर्मूला। आगे इसमें दिया हुआ है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है इसमें मिसिंग है एक्चुअली, लिखवा रहा हूं वो जल्दी से आप लिखते चले जाएं फटाफट से। तो फॉर्मूले में पहला है, जैसे इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, यहीं पे फॉर्मूला लिख लें आप। वो जो फॉर्मूला मिसिंग है वो जल्दी से कॉपी कर लें, उसको मैं लिखवाता जा रहा हूं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, ये लिखा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मतलब हो गया कि मास ग्राम में जो भी होता है एटम का, और ग्राम एटॉमिक मास उस एलिमेंट का। तो एटम के फॉर्म, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालना है, पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, ये लिखा हुआ था इसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का मतलब हो जाएगा इसका क्या, गिवन मास ऑफ एटम्स, सीधा सीधे लिख लो, गिवन मास ऑफ एटम इन ग्राम, ग्राम में होना जरूरी है, गिवन मास ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। बेसिकली सारे फॉर्मूले वही, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, सीधा सीधा लिख दो आप, तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, एटम है तो एटम हो जाएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स, अगर मान लीजिए ये तो हो गया मास, अब मान लो मास नहीं दिया, आपसे बोला मास नहीं दिया, मैंने आपको बताया ना दो तरीके से मेजर कर रहे हैं अभी अपन। पहला बताओ क्या, बाय काउंटिंग, दूसरा बाय देयर मास। तो अगर मास की बात चल रही है तो ये फॉर्मूला लग गया। अब मान लो नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में दे दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे किसी एटम्स के, तो इसी का फॉर्मूला, ये इसी चीज का फॉर्मूला है, बस दूसरे फॉर्म में अगर मान लो दे दिया, वो बता रहा हूं। देखिए कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स अगर बता रहे हैं कि एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स बताना है, लेकिन हमें मास नहीं दिया, तो क्या दिया जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स दिए जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na, वही 6.023 10 टू द पावर 23, वो एवोगैड्रो में तो मोल्स निकल जाएगा। एक बात बताओ, मोल क्या था, एक मोल का मतलब 6.023 10 टू द पावर 23 एटम्स थे, तो इतने एटम्स में क्या हो रहा था, जितने भी मोल पूछ रहे थे उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मोल पूछे हैं तो एवोगैड्रो नंबर का हमने नंबर ऑफ एटम्स में डिवाइड दे दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी निकल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब तीसरा फॉर्मूला जो इसमें है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब एटम्स की जगह बस मॉलिक्यूल आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा बताओ, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, ये ग्राम में जो भी इसका मास हो वो दिया जाएगा आपको,
या निकालने को बोला जाएगा, और नीचे हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वहां एटम होगा, यहां मॉलिक्यूल होगा, बस इतना ही अंतर है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स काउंटिंग में बोल दिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछा जा रहा है और काउंटिंग में दी जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स की जो भी काउंटिंग होगी वो उसे हम बेसिकली एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये भी बन जाएगा एन अपॉन एन ए। एन मतलब सिंबल नंबर ऑफ एटम्स, ये भी नोट कर लो। और इसी तरह से यहाँ पे भी एन अपॉन एन ए यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, याद रखिएगा मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जैसे H2O ये एक हो गया, 2H2O ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, 3H2O ये 3 मॉलिक्यूल हो गए, इस तरह से बात चल रही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि बेसिकली इसको भी हम एन अपॉन एन ए कहेंगे। यहां पे नंबर ऑफ एटम्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इसको नोट कर लो जल्दी से सबको। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए इसके आगे की बात बेटा न्यूमेरिकल्स हैं, वो अपन अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करा के मैं इस टॉपिक को और इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, इतना ही छोड़ रहा हूं, इसको नोट कर लें और आगे की बातें करेंगे अगले टर्न पे। इसको एक रिविजन देकर मैं इसके आगे के जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो आपको उसके